मैं धर्मेंद्र कुमार पांडे, प्रवक्ता गणित। इस वीडियो में हम लोग समानुपात को पढ़ेंगे। समानुपात दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और अनुपात। सम माने बराबर और अनुपात का मतलब आप जानते हैं। इसके पहले आपने अनुपात का वीडियो देखा था, जिसमें काफ़ी डिटेल में बताया गया था कि अनुपात जब दो समान राशियों की भाग द्वारा तुलना की जाती है उसे ही अनुपात कहते हैं। जैसे हमारे पास अगर दो संख्याएं हों, मान लेते हैं 14 और 42, और ये अनुपात में हैं, तो इनके बीच में दो बिंदी लगाते हैं और पढ़ते हैं 14 संबंधे 42 या 14 अनुपात 42। और हम ये भी जानते हैं कि अनुपात को बटे के रूप में भी लिखा जा सकता है, 14/42। इसमें क्रम का ध्यान जरूर रखते हैं। अब आते हैं समानुपात पर। इसे समझने के लिए एक और अनुपात मैं लिखने जा रहा हूं, जैसे 18 संबंधे 54। इसे अगर बटे के रूप में लिखें तो लिखेंगे 18/54। दोनों ही अनुपात भिन्न के रूप में लिखे जा चुके हैं। यदि इन्हें काट के छोटा किया जाए, सरल किया जाए, तो ये आएगा 1/3 और ये भी आएगा 18×3 = 54, 1/3, यह 3। यानी ये जो दोनों अनुपात हैं, इन्हें सरल रूप में हम लिख सकते हैं 1 संबंधे 3, और इसे भी लिख सकते हैं 1। इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों ही अनुपातों को जब सरल किया जा रहा है तो 1 संबंधे 3 में परिवर्तित हो जा रहे हैं, अर्थात दोनों ही अनुपात बराबर हैं। ऐसे ही अनुपात को बोलते हैं समानुपात। अर्थात जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो उन्हें समानुपात कहते हैं और इन्हें इस प्रकार लिखते हैं। 14 संबंधे 42, पहले पहला वाला अनुपात लिख लेंगे, फिर दूसरा वाला अनुपात लिखेंगे 18 संबंधे 54, और बीच में इस तरह से दो बिंदी का जोड़ा लगा लेते हैं और पढ़ते हैं 14 संबंधे 42 समानुपात 18 संबंधे 54। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि अनुपात में दोनों ही राशियाँ एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन समानुपात में यह जरूरी नहीं है कि चारों ही राशियां समान हो। ऐसा हो सकता है, उदाहरण के तौर पे 10 किलोग्राम संबंधे 40 किलोग्राम, ये दोनों ही किलोग्राम में है, अनुपात बन गया है। और दूसरा अनुपात रुपए में हो, 60 रुपये संबंधे 240 रुपये। यहाँ देखिए, यहाँ भी अनुपात सरल करेंगे तो 1 संबंधे 4 का है, और यहाँ भी 60 और 240 यानी 1 संबंधे 4 का है। बीच में समानुपात का चिन्ह है, समानुपात के चिन्ह को बराबर के चिन्ह के रूप में बदल सकते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले का अनुपात की दोनों राशियाँ एक जैसी हैं और दूसरे अनुपात की राशियाँ एक जैसी हैं। हमारे सामने दो अनुपात दिए गए हैं और चेक करना है कि ये समानुपात में है कि नहीं है। क्या करेंगे, यहाँ देखिए, इसको सरल करेंगे तो 8×6 = 48, 1 संबंधे 6 का अनुपात है। और यहाँ भी देखिए 12×6 = 72, 1 संबंधे 6 का अनुपात यहाँ भी है। यानी दोनों ही अनुपात बराबर हैं, इसलिए इन्हें हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही अनुपात समानुपात में हैं। जब 4 संख्याएं समानुपात में होती हैं तो पहले और चौथे को बाह्य पद, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, बाह्य पद, और दूसरे और तीसरे को मध्य पद बोलते हैं। यहाँ भी समझते हैं कि यदि 4 नंबर A, B, C, D समानुपात में हैं, यानी कि A संबंधे B बराबर C संबंधे D, यहाँ A और D बाह्य पद कहलाएंगे और B और C
मध्य पद कहलाएंगे। इन दोनों ही अनुपातों को जब हम भिन्न के रूप में लिखेंगे 8/48 बराबर 12/72, तिरछा गुणा करेंगे 8 गुणे 72 बराबर 12 गुणे 48। दोनों का गुणा करके देखिएगा बराबर आएगा। इसी बात को यहाँ भी समझ सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, A/B बराबर C/D, यानी A × D बराबर B गुणे C। हम देख रहे हैं कि A और D ये बाह्य पद हैं और B और C मध्य पद हैं, यानी समानुपात में बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। इस बात को यहाँ लिख दिया गया है। इस सूत्र का इस्तेमाल प्रश्नों को हल करने में किया जाता है। यहाँ एक बात और ध्यान देना है कि जब चार संख्याएं समानुपात में होती हैं तो इन्हें क्रमशः पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद कहते हैं। इस फार्मूले की सहायता से यदि इन 4 नंबर में 3 नंबर दिए गए हों और चौथा कोई पूछा जाए तो उसे आसानी से निकाल सकते हैं। आइए कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को देखते हैं। 2 प्रश्न दिए गए हैं, सत्य है या असत्य ये पता करना है। लिखा गया है 15 संबंधे 18 समानुपात 45 संबंधे 54। चेक करना है कि ये सही है या गलत है। यही चेक करना है कि 15, 18, 45 और 54 समानुपात में है कि नहीं। इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, बाह्य पदों का गुणा देखेंगे। बाह्य पदों का गुणनफल 15 गुणे 54, इसे आप गुणा करेंगे तो आएगा 810। इसी तरह अब मध्य पदों यानी 18 और 45 का गुणा चेक करेंगे, इसका भी गुणनफल 810 ही आएगा। यानी बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बराबर आ गया, इसलिए ये चारों नंबर समानुपात में हैं, अर्थात ये सत्य है। अब दूसरे प्रश्न में हमें चेक करना है कि 3, 12, 5 और 25 समानुपात में है कि नहीं। तो इसके लिए बाह्य पदों का गुणा करेंगे, 25 तिहाई 75 आएगा और मध्य पदों का गुणा करेंगे 12 पचे 60। ये बराबर नहीं है, इसलिए ये चारों नंबर समानुपात में नहीं है और ऐसा लिखना गलत है। एक और छोटा सा प्रश्न है जिसमें 25, x, 35 और 42 को समानुपात में दर्शाया गया है और अज्ञात राशि x को निकालना है। चूंकि ये चारों नंबर समानुपात में हैं, इसलिए इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। 25 बटे x, ये समानुपात के चिन्ह को बराबर के चिन्ह में बदलेंगे, 35 बटा 42। तिरछा गुणा करके आराम से हम हल करेंगे। 35 गुणे x बराबर 25 गुणे 42 और x बराबर हो जाएगा 25 गुणे 42 बटा 35। 7 से काट सकते हैं, 7 पचे 35, 7 छक 42, 5 पचे 25। उत्तर आया 30। यहाँ पे 30 रहेगा। सतत समानुपाती यानी कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। जब एक ही तरह की 3 राशियाँ इस प्रकार से हों कि पहले और दूसरे में जो अनुपात हो वही अनुपात दूसरे और तीसरे में हो, जैसे 2, 4 और 8 ये 3 संख्याएं हैं, तो 2 संबंधे 4 और 4 संबंधे 8 पहले और दूसरे में वही अनुपात है जो दूसरे और तीसरे में है, तो ऐसे ही अनुपात को बोलते हैं सतत समानुपाती। इसमें बीच का नंबर या मध्य पद कॉमन है। इसमें बीच वाले नंबर को बोलते हैं मध्य समानुपाती और तीसरे वाले को बोलते हैं तृतीय समानुपाती। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यदि 3 नंबर A,
बी सी सतत समानुपाती हो तो ए संबंधे बी बराबर बी संबंधे सी। यहाँ से ए बटा बी बराबर बी बटा सी तिरछा गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर ए सी और बी बराबर आएगा करड़ी में ए सी। यानी मध्य समानुपाती निकालने के लिए पहले और तीसरे को गुणा करके उनका धनात्मक वर्गमूल निकाल लेते हैं। मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती पर दो छोटे छोटे सवाल हैं। पहले सवाल में 8 और 18 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। मध्यानुपाती का मतलब होता है कि 8 संबंधे x समानुपात x संबंधे 18, ये बीच वाला पद हमें ज्ञात करना है। चाहें तो सीधे सीधे बाह्य पदों का गुणा करके उनका वर्गमूल निकाल सकते हैं या डिटेल में भी निकाल सकते हैं, जैसा कि अभी हमने किया है। इसे हल करेंगे, x बराबर आएगा करड़ी में 8 गुणे 18 144 बराबर 12। ये उत्तर हो गया। इस सवाल में 9 और 12 का तृतीयानुपाती ज्ञात करना है, यानी 9 संबंधे 12 बराबर 12 संबंधे x। क्रम से चलेंगे, 9 बटा 12 बराबर 12 बटे x। यहाँ से x आ जाएगा 12 गुणे 12 बटे 9। हल करेंगे तो 16 उत्तर आएगा। हम लोग देख रहे हैं कि जब मध्यानुपाती या तृतीयानुपाती पूछा जा रहा है तो बीच का नंबर कॉमन है। अब हम लोग अनुपात के भेद पढ़ने जा रहे हैं। समानुपात के प्रकार। समानुपात दो प्रकार के होते हैं, अनुलोम समानुपात या इसे सीधा समानुपात भी कहते हैं। दूसरा है प्रतिलोम या विलोम समानुपात। दोनों में क्या अंतर है, इसे समझने के लिए हमने एक एक उदाहरण ले रखा है। पहला उदाहरण है कि 10 पेन का मूल्य 100 रुपये है। ध्यान दीजिएगा, 10 पेन का मूल्य 100 रुपये है। आपको अंदाजा लग गया होगा कि एक पेन का मूल्य 10 रुपये है। तो 5 पेन का मूल्य यदि ज्ञात करना हो तो 100 रुपये से ज़्यादा होगा या कम होगा। यहाँ देखिए, पेन जब 10 था तो रुपया 100 था। पेन की संख्या जब आधी यानी 1/2 हो रही है तो उनकी कीमत घट जाएगी या बढ़ जाएगी, सिर्फ यही बताना है। पेन की संख्या जब घटेगी तो जाहिर है रुपया भी घट के आधा हो जाएगा। इसी तरह यहाँ देखिए, जब पेन की संख्या 20 यानी 2 गुनी हो जा रही है तो उनका मूल्य भी 2 गुना हो जाएगा। यानी जब पेन की संख्या बढ़ रही है तो कीमत भी बढ़ रही है, जब पेन की संख्या घट रही है तो कीमत भी घट जा रही है। ऐसे ही समानुपात को बोलते हैं सीधा समानुपात, यानी दोनों राशियां एक साथ बढ़ रही हैं या एक साथ घट रही हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। प्रतिलोम समानुपात को समझने के लिए एक दूसरे तरह का उदाहरण लिया गया है। 10 मजदूर किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। काम कुछ भी हो सकता है, खेत जोत सकते हैं, कुआं खोद सकते हैं, सड़क बना सकते हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं रहता है। यहाँ देखिए, यदि मजदूरों की संख्या घटा के 5 कर दी जाए, ध्यान से दिमाग से सोचिएगा, 10 मजदूर हैं तब तो काम को 30 दिन में कर रहे हैं। अब मजदूर कम कर दिए जाएं तो दिन की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब मजदूर कम होंगे तो दिन बढ़ जाएगा। यानी यहाँ देखिए, मजदूरों की संख्या जब कम की गई है तो दिन क्या हो जा रहा है, ज़्यादा लगेंगे, बढ़ जा रहा है।
यदि मजदूरों की संख्या बढ़ा दी जाए, मजदूरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो दिन क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। यहाँ देखिए एक राशि बढ़ रही है, मजदूरों की संख्या बढ़ रही है तो दिन की संख्या घट रही है, मजदूर की संख्या घट रही है तो दिन की संख्या बढ़ रही है। यानी दोनों राशियों में विलोम यानी उल्टा यानी प्रतिलोम समानुपात है। जब सामान और कीमत की बात होती है तो अनुलोम समानुपात होता है, और मजदूर और दिन की बात होती है तो वहाँ प्रतिलोम समानुपात होता है। इसी तरह का उदाहरण चाल, समय और दूरी में भी होता है। यदि चाल बढ़ा दें और निश्चित जगह पे जाना है तो समय कम लगेगा। चाल बढ़ रहा है, समय घट रहा है। चाल कम कर दें तो टाइम ज़्यादा लगेगा, वहाँ भी प्रतिलोम समानुपात ही होगा। अब हम लोग अनुलोम और प्रतिलोम समानुपात के सवालों को हल करना सीखेंगे। हमारे सामने प्रश्न है कि यदि 6 कलम का मूल्य 24 रुपये हो तो 10 कलम का मूल्य कितना होगा। ऐसे सवालों में दो राशियां होती हैं। यहाँ कलम है, कलम की संख्या है, और मूल्य यानी रुपये है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे मूल्य यानी रुपया पूछा जा रहा है। दो बातों का जिक्र है, कलम और रुपया, तो यहाँ लिख लेते हैं कलम और रुपया। ध्यान ये देते हैं कि जो चीज़ पूछी जाती है उसे बाद में लिखते हैं। प्रश्न की सहायता से संख्याओं को क्रम से उतारेंगे। यदि 6 कलम, कलम के नीचे 6 का मूल्य 24 रुपये है तो रुपये के नीचे 24, ये पहले वाक्य के अनुसार कंप्लीट हो गया। आगे यदि कलम 10 हो तो कलम 10 लिखिए। मूल्य कितना होगा नहीं मालूम है तो x। इतना करने के बाद हम लोग एक तीर लगाते हैं। सुविधा के लिए तीर इस प्रकार लगाते हैं कि तीर की नोक x की तरफ रहे। यहाँ तीर की नोक x की तरफ है और पूंछ 24 की तरफ है। फिर समझते हैं कि प्रश्न अनुलोम समानुपात का है कि प्रतिलोम समानुपात का। तो अभी हमने समझा है, फिर देख लेते हैं कि कलम की संख्या जब 6 है तो रुपया 24 है। कलम की संख्या जब बढ़ेगी तो रुपया भी बढ़ जाएगा। कितना होगा इससे नहीं मतलब है, लेकिन बढ़ जाएगा। यानी कलम बढ़ रहा है तो रुपया भी बढ़ रहा है। कलम की संख्या घटेगी तो रुपया भी घटेगा। यानी यहाँ पर अनुलोम समानुपात है। दोनों ही तीर का डायरेक्शन एक तरफ रहेगा। यदि प्रतिलोम समानुपात वाला सवाल होता तो तीर का डायरेक्शन बदल जाता। अब क्या करेंगे कि ऐसे लिखेंगे, तीर के नोक के बगल में जो नंबर है उसको लिख लेते हैं x, और बटा लगा के पूंछ वाले नंबर को लिख लेते हैं नोक बटे पूंछ। बराबर का निशान लगाएंगे और फिर दूसरे साइड वाले में नोक बटे पूंछ 10/6। अब यहाँ से इसे आराम से आप हल कर सकते हैं। x बराबर 10 × 24/6, 4 बार में कटेगा और 40 उत्तर आएगा, यानी 40 रुपये। 10 कलम का मूल्य 40 रुपये होगा। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि चाहे तो आप तीर का निशान उल्टा ऐसे भी लगा सकते हैं, नोक को ऊपर भी कर सकते हैं, तो दूसरे तीर को भी वैसे ही लगाना होगा। तब क्या स्टेप्स आते, 24/x बराबर 6/10, लेकिन हल करेंगे तो यही आएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ स्टेप्स बढ़ जा रहे हैं, तो हम लोग पहले ही x को ऊपर लिखेंगे, आसानी रहती है। और अच्छे से समझने के लिए इसी सवाल को मैं चेंज करने जा रहा हूं।
यदि 6 कलम का मूल्य 24 रुपये हो तो 72 रुपये में कितनी कलमें मिलेंगी। अब देखिए यहाँ कलमें पूछी गई हैं, तो क्या करेंगे, अब ये सब चेंज हो जाएगा, रुपये इधर आ जाएगा, कलम इधर लिखेंगे। जो चीज़ पूछा जाता है उसको बाद में लिखते हैं। देखिए 6 कलम 24 रुपये में, 6 कलम 24 रुपये, रुपये के नीचे रुपया, कलम के नीचे कलम, तो 72 रुपये में कितनी कलमें मिलेंगी। तो मान लीजिए x कलमें मिलेंगी। तीर का निशान अनुलोम समानुपात है, इस तरह से लगाएंगे। बाकी x बटे 6 बराबर 72/24 और यहाँ से x का मान आप निकाल लीजिएगा, 18 कलमें मिलेंगी। अगला सवाल देखिए जो दिन और मजदूर पर आधारित है। 12 मजदूर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो काम को 8 दिन में कितने मजदूर पूरा कर लेंगे। यहाँ मजदूर और दिन है, मजदूरों की संख्या पूछी जा रही है, तो ऐसे लिखेंगे दिन और मजदूर। मजदूर को बाद में इसलिए लिख रहे हैं कि मजदूर की संख्या पूछी गई है। पहले सेंटेंस से 10 दिन में 12 मजदूर पूरा करते हैं, तो 8 दिन में कितने मजदूर x मजदूर करेंगे। पहला तीर ऐसे लगा लेना है, उसके बाद सोचना है कि ये अनुलोम समानुपात है या प्रतिलोम। 10 दिन में 12 मजदूर पूरा कर रहे हैं, मजदूर की संख्या घटा दी जाए तो दिन की संख्या बढ़ेगी, यानी प्रतिलोम समानुपात है, इसलिए दूसरा वाला तीर इस डायरेक्शन में लगेगा। पहला नीचे की तरफ तो दूसरा ऊपर की तरफ। यदि पहला तीर ऊपर की तरफ लगाए होते तो दूसरा वाला नीचे की तरफ लगाना होता। अब आगे क्या करेंगे, आपको मालूम है x बटा 12, नोक बटे पूंछ, तो यहाँ भी नोक बटे पूंछ, 10 बटे 8, x बराबर 10 गुणे 12 बटे 8, 4 से काट लीजिए, यहाँ 5, यानी 15 मजदूर काम पर लगाने होंगे। यही सवाल थोड़ा दूसरे रूप में भी पूछा जाता है कि काम को 8 दिन में समाप्त करना हो तो कितने मजदूर बढ़ाने होंगे या कितने अतिरिक्त मजदूर लगाने होंगे। तो हम देख रहे हैं कि 12 मजदूर तो पहले से ही हैं, काम को 8 दिन में समाप्त करने के लिए 15 मजदूर चाहिए। कितने मजदूर बढ़ाने होंगे या अतिरिक्त मजदूर कितने लगेंगे, तो 15 माइनस 12, 12 तो पहले से ही हैं, 3 मजदूर हमें बढ़ाने होंगे। इसी तरह छात्रावास में छात्रों के लिए या शिविर में सैनिकों के भोजन पर आधारित सवाल भी परीक्षाओं में आते हैं। आइए एक सवाल देख लेते हैं। सवाल है, एक शिविर में 300 सैनिकों के लिए 15 दिन का राशन था। यदि 200 सैनिक शिविर से चले जाएं तो राशन कितने दिन चलेगा। 300 में से 200 सैनिक चले गए तो शेष सैनिक बचे 100, यानी सवाल यह है कि शेष सैनिक उस राशन को कितने दिन खाएंगे। सैनिक हैं और दिन है, दिन को पूछा जा रहा है तो उसे बाद में लिखेंगे। यहाँ हमने लिखा सैनिक और यहाँ लिखा दिन। सैनिक हैं 300 तो दिन है 15, सैनिक हैं 100 तो दिन नहीं मालूम है, x मान लेते हैं, तीर का निशान सुविधा के लिए नीचे की तरफ। जाहिर है 300 सैनिक 15 दिन खाते हैं, सैनिकों की संख्या कम हो जाएगी तो भोजन ज़्यादा दिन चलेगा, यानी प्रतिलोम समानुपात है। अगला वाला तीर इस डायरेक्शन में लगेगा। अगला स्टेप मालूम है, x बटा 15 बराबर
300/100, तो x बराबर 300 गुणे 15/100, काटेंगे 3 बार में, 45 दिन भोजन चलेगा। उम्मीद है समानुपात आपके समझ में आ गया होगा। चैनल से बने रहिएगा, दोस्तों को भी वीडियो शेयर करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।